हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक पाठशाला में। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कि बीजों की अंकुरण, जो बीज होता है उसके अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या क्या होती हैं। क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसके लिए बीज अंकुरित हो सके, और जिसके लिए जब मिट्टी में बीज को डाला जाए तो बीज हानि ना हो, ऐसा ना हो कि बीज वो हमारा अंकुरित ना हो, अंकुरित हो। उसके लिए क्या क्या परिस्थितियाँ होनी चाहिए ये हम जानेंगे इस वीडियो। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीज का प्रसुप्त अवस्था क्या होता है, उसका नवोद्भिद क्या होता है, बीज का अंकुरण कैसे होता है। अब इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि बीज का अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं बीज के लिए आवश्यक परिस्थितियां। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले सारे अपडेट आपको मिलते रहें, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या है। देखते हैं। कह रहा है कि बीजों की अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या होनी चाहिए, मतलब कि नेसेसरी कंडीशन ऑफ क्या है उसका जर्मिनेशन, नेसेसरी कंडीशन ऑफ जर्मिनेशन, मतलब कि बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां, नेसेसरी कंडीशन ऑफ जर्मिनेशन, अंकुरण के लिए क्या होनी चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि बीज, किसी बीज का आवश्यक प्रसुप्त अवस्था, आपको बताया था ना प्रसुप्त अवस्था क्या होता है, ठीक है। जब बीज आवश्यक परिस्थितियां पा करके अपने प्रसुप्त अवस्था को त्याग करके नए बीज का स्वरूप लेता है, अंकुरित होता है, उसको हम प्रसुप्त अवस्था कहते हैं। तो कह रहा है कि किसी बीज का आवश्यक प्रसुप्त अवस्था का समय बीतने पर भी अंकुरण केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही हो पाता है। मतलब कि किसी बीज का आवश्यक प्रसुप्त अवस्था का समय बीतने पर भी अंकुरण केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही हो पाता है। मतलब कि अगर प्रसुप्त अवस्था त्याग भी देता है, प्रसुप्त अवस्था त्यागने का मतलब क्या है, अगर वो अपने जो स्थितियां हैं कि वो रहता है कि हम 1 से 2 सीजन तक बीज बिना मिट्टी में रहे किसी स्थान पे रह सकता है, तो क्या होता है, मतलब कि कब जब अपना प्रसुप्त अवस्था त्याग देगा तब भी उसके लिए कुछ ऐसी आवश्यक परिस्थितियां होनी चाहिए जिससे कि उसको पाकर के वो अंकुरित हो सके। तो क्या क्या है, कह रहा है कि जो निम्नलिखित कारकों के रूप में होता है, मतलब नीचे बताया गया है कौन कौन से कारक होंगे। पहला कारक है जल या नमी, मतलब वाटर और मॉइस्चर दोनों का होना आवश्यक है, जल या नमी का, ठीक है। मिट्टी में कोई भी बीज डाला जाता है तो उसमें नमी होता है, तभी क्या किया जाता है, बीज को डाला जाता है। अगर नमी नहीं होता है तो उसको अच्छे से क्या किया जाता है, पानी देकर, इरिगेशन सिंचाई करके कुछ दिनों के लिए छोड़ के फिर उसको हल से जोत करके मिट्टी को भुरभुरा करके और एक क्यारी बना के देते हैं। या फिर जब पूरे खेत को क्या कहते हैं कि पूरे खेत में छिटकुआ विधि से हमको जब क्या करना है, खेती करना होता है तो हम पूरे खेत को क्या कहते हैं, अच्छे से उसको जुताई करके भुरभुरा करके पाटा लगा के उसमें बीज को डाल देते हैं, तो बीज क्या होता है, अंकुरित हो जाता है। तो जलीय नमी होना चाहिए। क्या क्या कह रहा है, किसी जीवित कोशिका के जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म, किसी जीवित कोशिका के जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म में एक निश्चित मात्रा से कम जल होने पर जीवद्रव्य के जीवित रहते हुए भी उसमें अनेक जैविक क्रियाएं बंद हो जाती हैं या अत्यधिक कम हो जाती हैं। मतलब कि किसी भी बीज में कोशिका के जीवद्रव्य में जब एक निश्चित मात्रा में से जल कम हो जाता है, तो क्या होता है कि उसके जीवद्रव्य के जीवित होने की संभावनाएं कम होती है कि वो उसका जीवद्रव्य जीवित होगा, या फिर उसकी क्रियाएं जो है इतनी धीमी गति से चलती हैं कि वो धीमी गति से चलती है ताकि थोड़ा और लंबे समय तक उसका जो जीवत्व है, बीज का जीवन है, वो चल सके, ठीक है। फिर कह रहा है कि सूखे बीजों में जल 8 से 15% तक होता है। मतलब जितने सूखे बीज आप देखते हो, जैसे आप क्या करते हो, जो बीज आप खरीद के ले जाते हो मार्केट से, वो सूखा ही बीज होता है, उसमें जल की मात्रा 8 से 15% होगी।
फिर जो आप बीज को स्टोर करते हो अपने घरों में, उसके में भी बीज की यही मात्रा होती है। और भी जो बीज आप देखते हो उन सभी बीजों में 8 से 15% तक ही पानी होता है। मतलब आप देख रहे हो कि इसमें कह रहा है कि सूखे बीज में 8 से 15% तक ही पानी होता है। तो इसमें ये कहा है कि जीव द्रव्य में एक निश्चित मात्रा से कम जल होने पे, मतलब कि एक निश्चित मात्रा से जब कम हो जाता है, मतलब 8 से 15% से कम हो जाता है जल, तो क्या होता है, वो अपनी अवस्था को त्याग देता है या बहुत कम धीमी गति से बहुत स्लोली चलता है। तो कम से कम इतना जल की मात्रा किसी बीज में होना चाहिए। ये पहली परिस्थिति थी अंकुरण के लिए। दूसरी परिस्थिति है वायु या ऑक्सीजन, एयर और ऑक्सीजन। देखेंगे कौन कौन सा है। एयर और ऑक्सीजन में कह रहा है अंकुरण के लिए ऑक्सीजन युक्त वायु, अंकुरण के लिए ऑक्सीजन युक्त वायु की आवश्यकता होती है। यह गैस श्वसन के लिए आवश्यक है। मतलब किसी भी बीज के लिए अंकुरण होने के लिए उसको ऑक्सीजन युक्त हवा चाहिए। ये ना कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ही ना हो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, सल्फर हो इत्यादि और सारी गैसें हो, तो उसके लिए वो उस अवस्था में नहीं होगा, वो अच्छे से अंकुरित नहीं होगा भी तो वो कुछ दिनों बाद क्या होगा, डेड कर जाएगा, मर जाएगा, या पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, या अपने आप को उस अवस्था की तरफ विकसित नहीं कर पाएगा जिस अवस्था में वो फल फूल दे सके। इसीलिए बीज की अंकुरण के लिए ये दूसरी परिस्थितियां हैं कि उसमें उसको ऑक्सीजन युक्त हवा मिले। ठीक है। फिर कह रहा है कि जो विभिन्न जैविक क्रियाओं को करता है कौन, ऑक्सीजन जो होता है वो बीज के अंदर, और अंत में वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। जो अंत में ये तो काम करता है कि विभिन्न जैविक क्रियाओं को करता है, लेकिन अंत में क्या करता है कि वृद्धि के लिए भी आवश्यक हो जाता है। किसके, पौधों के, जब अंकुरण होकर पौधा बनाएगा उसके लिए आवश्यक हो जाता है हवा। कह रहा अंकुरण के समय बीजों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब अंकुरित कोई बीज होता है उस समय उस बीज के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा की पूर्ति कहाँ से होती है, इस वायु के द्वारा, ऑक्सीजन युक्त वायु के द्वारा ही। ठीक, क्लियर। तीसरा आता है उचित ताप, मतलब कि ऑप्टिमाइज टेम्परेचर। कह रहा है कि जैविक क्रियाओं की तरह अंकुरण पर भी ताप का प्रभाव पड़ता है। जैसे जैविक क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है वैसे ही टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है अंकुरण के लिए। अगर उसको अच्छे से टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो उसका जो बीज होता है ना, बीजावरण, बीज चोल जिसको हम कहते हैं, बीज कवच कहते हैं, सीड्स को, वो क्या होगा, जब नमी पार करके फूलेगा तो उसको जब टेम्परेचर अच्छे से नहीं मिलेगा तो अच्छे से उसका अंकुरण नहीं हो पाएगा, उसमें से क्या मूलांकुर अच्छे से नहीं निकल पाएंगे। क्लियर। चलिए, तो ताप का प्रभाव, सामान्यतः ताप 25 से 30 डिग्री के मध्य होना चाहिए। मतलब कि जो सामान्यतः टेम्परेचर है किसी बीज के अंकुरण के लिए वो हमारा 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि जबकि अलग अलग पौधों के लिए यह काफी भिन्न भिन्न हो सकता है। जितने अलग अलग पौधे होंगे उनके लिए क्या होता है, अलग अलग स्थितियों में होता है कि हर एक बीज के लिए, हर एक पौधे के लिए अलग अलग टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ठीक। फिर कह रहा है सामान्यतः 0 से नीचे तथा 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बीज अंकुरित नहीं होते। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर जाएगा तो किसी बीज के लिए अंकुरित होना मुश्किल है। फिर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक जाएगा तो भी मुश्किल है। अब फिर इसमें कहा है कि अलग अलग पौधों के लिए यह काफी भिन्न भिन्न होता है। जैसे मान लीजिए कि जब हमारा ठंडी का समय आता है उस समय टेम्परेचर अलग होता है, गर्मी के टेम्परेचर में अलग होता है, फिर बारिश होता है उस समय टेम्परेचर अलग होता है। फिर इन जो हमारी फसलें बांटी गई है वो 3 ऋतुओं में बांटा गया है, खरीफ, रबी और जायद। तो उनका टेम्परेचर अलग अलग होता है और पौधों का स्वरूप भी अलग अलग होता है। इसीलिए इस बात को कहा गया है कि अलग अलग पौधों के लिए यह काफी भिन्न भिन्न होता है इस अवस्था में, टेम्परेचर के एवज में, क्योंकि 3 अवस्थाएं पाई जाती है उस एवज में इसको भिन्न भिन्न बताया गया। फिर कह रहा है चौथा, खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ मतलब किसका, भोजन। इसमें कह रहा है कि सामान्य बीजों में
भ्रूण तथा नवोद्भिद के बढ़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। मतलब कह रहा है कि किसी भी बीज में आप देखोगे तो उसके भ्रूण में क्या होता है, भ्रूण में तथा नवोद्भिद के बढ़ने के लिए, भ्रूण में तथा नवोद्भिद के बढ़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोज्य पदार्थ संचित रहता है, उसी में भ्रूण में ही संचित रहेगा। खाद्य पदार्थ बीजों के भ्रूण या बीजपत्रों में संचित रहता है। खाद्य पदार्थ कहाँ, बीजों के भ्रूण या बीजपत्रों में संचित रहता है। अंकुरण के समय इसे घुलनशील बनाकर भ्रूण को उपलब्ध कराया जाता है। कब, जब अंकुरण होने की अवस्थाएं आती हैं तब इसको घुलनशील बना करके, तब इसे घुलनशील बना करके क्या, किसको, भ्रूण को उपलब्ध कराया जाता है। कब, ये बीजपत्र में या भ्रूण में संचित रहेंगे, जब अंकुरण की अवस्थाएं आएंगी तब इनको घुलनशील बना करके उसको उपलब्ध कराए। क्योंकि जब हम बीज को मिट्टी में डालेंगे तभी तो वो मिट्टी से भाई तुरंत क्या कहते हैं कि भोज्य पदार्थ लेना स्टार्ट करेगा नहीं। कब लेता है, जब उसका बीजावरण फट के उसमें से मूलांकुर निकल के मिट्टी में जाता है तब वो मिट्टी से खाद्य पदार्थों को लेता है। और जब मिट्टी में डाला जाता है और जब तक मूलांकुर नहीं निकलता उतने के बीच की अवस्थाएं जो होती है, उतने दिनों की जो अवस्थाएं होती हैं, उतनी अवस्थाओं में ये अपना भोज्य पदार्थ कहाँ से लेता है, भ्रूण के से या बीजपत्रों में जो भोजन संचित रहता है उससे ये घुलनशील बनाकर उस अवस्थाओं में लेता है। क्लियर। अब आप इनको क्या करेंगे, आप लिखना चाहे तो इनको लिख सकते हैं पस करके। चलिए हो गया, ये आपकी 4 अवस्थाएं होंगी बीजों की अंकुरण की परिस्थितियां। इसके बाद से आपकी 2 अवस्थाएं और हैं, उसको देखते हैं कि वो 2 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, फिर इसको मिटाते हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि बीजों की जो अंकुरण की आवश्यक परिस्थितियां थी तो उसमें हम लोगों ने 4 पढ़ लिया था और 2 ये है प्रकाश और बीजावरण की दशा। ठीक है, तो प्रकाश का भी एक महत्वपूर्ण रोल है बीजों के अंकुरण में। तो प्रकाश का क्या भूमिका है उसको देखेंगे। लाइट, ठीक है, तो कह रहा है कि सामान्यतः प्रकाश का अंकुरण पर कोई प्रभाव नहीं समझा जाता। मतलब कि स्पष्ट किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि अंकुरण पे प्रकाश का कोई उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु अनेक प्रयोगों से स्पष्ट है कि प्रकाश की उपस्थिति का अंकुरण पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर कहा गया है कि आपको स्पष्ट कर दिया जाए कि प्रकाश का अंकुरण पे धनात्मक प्रभाव पड़ता है, मतलब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है कि प्रकाश हो जाएगा तो हमारा अंकुरण नष्ट हो जाएगा या अंकुरण ही नहीं हो पाएगा, हमको बिना प्रकाश का चाहिए, ऐसा नहीं। प्रकाश का भी एक भूमिका है। अगर आप बीज को खेत में डाल दो, अगर 3, 4, 5, 10 दिनों तक आपका प्रकाश ही ना आए तो क्या केवल आप समझे, एक तरीके से समझे केवल रात ही रहे और रात के समय बीजों का अंकुरण तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। प्रकाश की भी भूमिका होती है। ठीक है, इसीलिए प्रकाश की बात की गई फोटोसिंथेसिस के, ताकि उसकी उपस्थिति से जब क्या अच्छे से थोड़ा सा प्रकाश जब निकलेगा तभी तो टेम्परेचर की भी भूमिका होगी, तभी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जब प्रकाश ही नहीं होगा तो टेम्परेचर लो हो जाएगा, तो फिर बीजों का अंकुरण अच्छे से नहीं होगा। इसीलिए प्रकाश का होना आवश्यक है। क्लियर। अब आगे चलते हैं अपने 6ठे पॉइंट पे, बीजावरण की दशा क्या होती है। तो बीजावरण की दशा के लिए कह रहा है कि सामान्यतः बीजों का बीजावरण अंतःचूषण के द्वारा जल का अवशोषण कर लेता है। मतलब कि बीजावरण जो होता है उसकी जो दशा होती है वो सामान्यतः बीजों का क्या करता है, बीजावरण, जो बीजों का बीजावरण होता है वो अंतःचूषण द्वारा जल को अवशोषित कर लेता है और क्या करता है, बीजावरण फूल जाता है, नमी को ले लेता है। जब वो फूल जाता है, फूलने के बाद से वो क्या होता है, धीरे धीरे फटता है और फटने से ही मूलांकुर का निर्माण होता है। मूलांकुर बीज से निकलता है, भ्रूण से निकलता है और मूलांकुर आगे चल के जड़ बनाता है और फिर वहीं से हमारा ऊपर प्रांकुर का निर्माण होता है। ये आपको प्रक्रिया हम बताए थे। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो में तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। क्लियर। तो बीजावरण की ये दशा हो गई कि वो क्या करता है,
अंतःचूषण द्वारा, अंतःचूषण मतलब खुद वो बाहर से अंदर की ओर चूसता है, ठीक है, बाहर से अपनी ओर जल को अवशोषित करके और क्या करता है, बीजावरण को फुला लेता है, और जिससे क्या होता है, बीजावरण फटने में आसानी होता है। जब बीजावरण फटेगा तभी हमारा बीजपत्र निकलेगा, मूलांकुर निकलेगा, परांकुर निकलेगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अंकुरण की आवश्यक परिस्थितियाँ बता दी आपको, अंकुरण की आवश्यक परिस्थितियाँ 6 होती हैं। क्लियर। अब आता है अगला टॉपिक, बीजों का जीवत्व, मतलब कि बीजों की जीवन शक्ति कि किस पे निर्भर करती है, क्या क्या परिस्थितियां होनी चाहिए बीजों की जीवन शक्ति के लिए, और क्या प्रभाव डालता है बीजों के जीवन पे, उसको देखेंगे। बीजों का जीवत्व, तो बीजों का जो जीवत्व है उसमें ये कह रहा है कि बीज की जीवन शक्ति, बीजों का जीवत्व, बीज की जीवन शक्ति तथा अंकुरण व वृद्धि शक्ति, बीजों की जीवन शक्ति तथा अंकुरण व वृद्धि शक्ति को बीज का जीवत्व कहा जाता है। मतलब कि उसकी क्या है, अंकुरण की क्षमता कितना है और उसकी वृद्धि की शक्ति कितना है, उसी को उसकी क्षमता कहेंगे। उसके पास उतना क्षमता है कि वो उतनी वृद्धि तक जाता है और उतना अच्छे अंकुरण करता है। जो स्वस्थ होंगे, बलवान होंगे, मजबूत होंगे, वही तो अच्छे से अंकुरण करेंगे। उन्हीं के अंदर तो भोज्य पदार्थ इकट्ठा होगा, लंबे समय तक रह सकते हैं। क्लियर। अब बात आती है आगे कि बीजों की यह जीवन शक्ति कई कारकों से होती है। अब इनकी जो बीजों की जीवन शक्ति होती है वो भी छह टॉपिक पे डिपेंड करती है। क्लियर, उसको देखेंगे 6 को। सबसे पहले देखते हैं कि स्वस्थ व बलवान पौधे। पहला टॉपिक आता है बीजों के जीवत्व में कि अगर स्वस्थ और बलवान जो पौधे होंगे वो किस प्रकार से बीजों के जीवत्व पर प्रभाव डालेंगे, स्वस्थ व बलवान। क्लियर। देखिए, शक्तिशाली व स्वस्थ पौधों के बीज में अधिक व अच्छी अंकुरण शक्ति होती है। जो स्वस्थ और शक्तिशाली पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, उनके बीज में अधिक व अच्छे अंकुरण की शक्ति होती है, क्योंकि उनमें अधिक व उपयोगी पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं। मतलब कि उनमें अधिक, जब स्वस्थ होंगे, शक्तिशाली होंगे तो अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थ को वो संचित करके रखे होंगे, ठीक है, और उपयोगी पदार्थ उसके अंदर होंगे, जो अंकुरण के समय भ्रूण से एक स्वस्थ नवोद्भिद को विकसित करते हैं। जो क्या करते हैं, अंकुरण के समय भ्रूण से एक स्वस्थ नवोद्भिद का निर्माण करते हैं। अगर बीज अच्छे से स्वस्थ नहीं होगा, उसमें कोई रोग होगा, कोई हानि होगी, तो उसमें कोई ना कोई पोषक पदार्थ की कमी होगी, जिससे कि वो अंकुरण के समय क्या करेगा, अच्छे से अंकुरित नहीं हो पाएगा। जब अंकुरित नहीं हो पाएगा तो अच्छे से नवोद्भिद का निर्माण नहीं करेगा, जिससे कि हमारा प्लांट आगे चल के क्या हो जाएगा, ग्रसित हो जाएगा और बाद में वो धीरे धीरे सूख जाएगा और नष्ट हो जाएगा, तो उसको हमको हानि हो जाएगी। इस वजह से स्वस्थ व बलवान पौधों का होना भी आवश्यक है। क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलिए, इसको आप लिखेंगे, पास कर लीजिए, लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसको मिटाते हैं और अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्लियर, आप लिखें। चलिए, अब इसको देखते हैं हम लोग। अभी आपको हमने बताया था कि बीजों का जीवत्व जो होता है, तो पहले हमने क्या बताया था कि स्वस्थ और बलवान पौधों को पहला टॉपिक बताया था। अब अगला टॉपिक है कि टूटे फूटे तथा भ्रूण रहित बीज। अगर टूटे फूटे और भ्रूण रहित बीज होंगे तो उनकी किस प्रकार की अवस्थाएं होंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि टूटे फूटे बीजों की अंकुरण शक्ति कम या नष्ट हो जाती है। मतलब कि जो टूटे फूटे बीज होंगे उनकी अंकुरण जो शक्ति होगी वो कम हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी। अब हमारे बीज टूटता फूटता कब है, जब हम असावधानी बरतते हैं बीजों को रखते समय, तब, ठीक है, या जब उसको हम लोग क्या कहते हैं कि उसका जब हम लोग उसके पौधे से बीज को निकालते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है कि बीज हमारे टूटते हैं। अच्छे प्रकार से जब थ्रेसिंग नहीं होता है तो बीज हमारा टूट जाता है। तो उस समय हमें सावधानियां बरतनी चाहिए कि बीज ना टूटे, ठीक है। फिर आगे कह रहा है क्योंकि इनका जीवत्व अच्छी अवस्था में नहीं रह पाता है। क्यों इनका अंकुरण नष्ट हो जाता है या कम हो जाता है, क्योंकि इनका जीवत्व जो है वो अच्छे कंडीशन में नहीं रह पाता है। इसीलिए
ठीक है। कुछ पौधे भ्रूण रहित बीज बनाते हैं, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो भ्रूण रहित बीज बनाते हैं, उन बीजों में भ्रूण होगा ही नहीं। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो भ्रूण रहित बीज का निर्माण करते हैं जिनमें कि भ्रूण नहीं होता है, जिसमें कि आपका सेब है, नाशपाती है। इसमें बताया गया है सेब और नाशपाती ऐसे दो पौधे हैं जिनके बीजों में क्या होता है, भ्रूण नहीं होता है। बीज तो होगा पर उनमें भ्रूण नहीं होगा। और बिना भ्रूण का आपको ये बताया है किसी भी जीवित मतलब कि किसी भी ज्यादातर जीवित वस्तुओं में जो है क्या कहते हैं कि जीवन संभव नहीं है बिना भ्रूण का। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें कि बीज जो बनता है वो भ्रूण रहित बनता है। फिर अगला टॉपिक है कि अधपके बीज, मतलब कि अधपके बीज होंगे तो उनमें क्या होगा, कह अधपके बीजों में केवल 5 से 6% बीज ही अंकुरित हो पाते हैं। मतलब कि जो अधपके बीज होते हैं उनमें केवल अंकुरित होने का, जर्मिनेशन होने का जो परसेंटेज है 100 में से मतलब कि 5-6 बीज ऐसा है जो अंकुरित हो जाएगा। बाकी आपके जो 94-95 बीज हैं वो अंकुरित नहीं होंगे। ये अधपके बीज का एवज होता है कि अधपका बीज जब होगा तो उसमें से 5 से 6% ही अंकुरित होगा, बाकी सबके सब नष्ट हो जाएंगे, हमें हानि ही होगा, लाभ नहीं। लेकिन वही जब अच्छे प्रकार से बीज हमारा पका होगा, अच्छे प्रकार से उसको धूप मिला होगा, तब हम उसको स्टोरेज करेंगे और उसके बाद से जब सीजन आएगा तब बोएंगे, तो उसमें लगभग 96%, 95 से 96% माना जाता है कि उसमें अंकुरण की क्षमता होती है। 95 से 96%, मतलब कि जब अधपका बीज था तो 100 में से क्या 5 और 6 ही बीज अंकुरित हो रहा था, जबकि पके बीज में 95 से 96 बीज हमारा अंकुरित हो रहा है। मतलब कि अधपके बीज में 5-6% जर्मिनेशन का सिस्टम था, जबकि पके बीज में हमारा 95 से 96% तक का जो है वो टारगेट है कि उतना तक ये अंकुरित हो जाता है। अधपके बीज के एवज में ये है कि कह रहा है अधपके बीज में केवल 5 से 6% बीज ही अंकुरित हो पाता है, जबकि पके हुए बीज 96% तक अंकुरित होते हैं। क्लियर। फिर कह रहा है पाले का क्या प्रभाव पड़ता है, जब अधिक ठंडा पड़ता है तो बीजों पे क्या प्रभाव पड़ता है, अंकुरण की अवस्थाओं पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो कह रहा है समय से पहले पाला पड़ जाने से, जब समय से पहले पाला पड़ जाता है तो अधपके बीजों के भ्रूण नष्ट हो जाते हैं। जो अधपके बीज होंगे उनके भ्रूण नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि पाले से तापक्रम घटता है। मतलब पाला जब पड़ता है तो एक क्या होता है, टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है, जिससे पाले के जम जाने के कारण, मतलब कि जो कारण है टेम्परेचर कम होता है तो क्या होता है कि पाले के जम जाने के कारण श्वसन क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। जो पाला पड़ता है उससे जो कोशिकाओं का जो द्रव्य होता है वो क्या होता है, जम जाता है। जम जाने के बाद से पौधे की कोशिकाएं श्वसन नहीं ले पाती, अपने खाद्य पदार्थों को सही अवस्थाओं तक नहीं ले जा पाती है। इस अवस्था में क्या होता है कि पौधा हमारा मर जाता है और वृद्धि नहीं कर पाता है। ठीक है, ये है कि जब हमें समय से पहले पाला पड़ जाता है तो बीजों की ये अवस्था पड़ता है। आपको हम एग्रोनॉमी में बताएंगे कि जब पाला पड़ता है तो पाला से किसी फसल को कैसे बचाया जाता है। क्लियर। पाला का भी हम प्रभाव पढ़ लिए कि पाला का प्रभाव क्या होता है कि जब समय से पहले पाला पड़ता है तो क्या होता है, बीजों का भ्रूण नष्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पाला पड़ने से उनकी कोशिकाओं की जो श्वसन क्रियाएं हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं, जिससे कि हमारा पौधा जो है, जो अंकुरण क्षमता है वो मर जाता है। ओके, अगला टॉपिक है भारी व स्वस्थ बीज। भारी और स्वस्थ बीज होंगे तो अंकुरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इन बीजों में पोषक पदार्थ काफी मात्रा में होने के कारण उनका अंकुरण भली भांति होता है। मतलब जो भारी होंगे, भारी मतलब ज्यादा हेल्दी होंगे, फिर से जब जो उनका बीज है वो स्वस्थ होगा, उनमें कोई रोग नहीं होगा, तो उनमें क्या होगा, पोषक पदार्थ की अधिकता होगी। जब पोषक पदार्थ की अधिकता होगी तो किसी भी बीज को किसी भी कंडीशन में वो अंकुरित कर लेंगे।
और जब स्वस्थ होंगे तो किसी जब कोई रोग नहीं होगा, तो जब अंकुरण होगा तो किसी रोग से ग्रसित नहीं होंगे, जब ग्रसित नहीं होंगे तो पौधों के नष्ट होने की संभावनाएं भी काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं और कोई इस पर किसी रोग का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। इसलिए इनका भी होना बीजों के जीवत्व में, बीजों के जीवन क्षमता में होना जरूरी है कि भारी और स्वस्थ बीज होने चाहिए, जिससे कि हमारा अंकुरण अच्छे प्रकार से हो सके, अच्छे हो सके, कोई उसमें दिक्कत ना आए। क्लियर? स्वस्थ व भारी बीज की बातें हो गई। आगे चलते हैं कि बीजों का संग्रह, कि बीजों का संग्रह मतलब कि जब हम बीज को किसी फसल से काट के उसको थ्रेसिंग करके घर पे लाएंगे तो किस प्रकार से उसका संग्रह करेंगे ताकि फिर अगले सीजन में वो हमें बीज के रूप में काम दे सके। तो इसमें कह रहा है कि बीजों को तब संग्रह करना चाहिए जब वे अच्छी प्रकार से सूखे हों। मतलब कि किसी भी बीज को तब संग्रह करना चाहिए जब वो अच्छे प्रकार से सूख गए हो और उसमें जो हम पढ़े थे अभी नमी वो हमारा 8 से 15% तक लगभग हो, तब हम रखें। ज़्यादा अगर गीले बीज होंगे तो अंकुरण प्रारंभ कर सकते, अगर गीले बीज होंगे तो वो नमी पा करके अंकुरण प्रारंभ कर देंगे, जम जाएंगे तो हमारा वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए बीजों का संग्रह कब करेंगे? जब वो भली भांति अच्छे प्रकार से सूखा बीज हो, तब उसको अच्छे प्रकार से धूप दिखाएंगे, धूप का प्रभाव देंगे, तब उसको हम क्या करेंगे? एक जगह स्टोर करेंगे, उसमें कुछ केमिकल की सहायता से, ताकि कीड़े मकोड़े ना लगे। फिर अगले सीजन में हम उसको अपने खेतों में बीज के तौर पे उपयोग कर सकते हैं। अगर गीले बीज होंगे तो अंकुरण प्रारंभ कर देंगे नमी को पा करके। ठीक है, इस प्रकार से हमारा बीजों का जीवत्व भी 6 प्रकार का था। पहला आपका था क्या? स्वस्थ व बलवान पौधे। दूसरा टॉपिक है टूटे फूटे व भ्रूण रहित बीज। तीसरा टॉपिक है क्या? अधपके बीज। चौथा टॉपिक है पाला का प्रभाव। पांचवा टॉपिक है भारी व स्वस्थ पौधे और छठा टॉपिक है बीजों का संग्रह किस प्रकार से करना चाहिए। इस प्रकार से हमारा बीजों का जो जीवत्व है वो समाप्त हुआ और उससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि बीजों का अंकुरण का जो प्रभाव है वो किस प्रकार से, उनका किन परिस्थितियों में होता है, क्या परिस्थितियां होनी चाहिए बीजों के अंकुरण के लिए। क्लियर? अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि जो और बच्चे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं वो भी इससे जुड़ सकें। और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ताकि हम और मोटिवेट होके आपको और अच्छे तरीके से वीडियो दे पाएँ। और हम कमेंट में बताइएगा कि और किस सब्जेक्ट पे हमको वीडियो बनाना चाहिए और किन सब्जेक्ट को आपको प्राथमिकता देना चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।